जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है किरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की किताब और इसमें हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो गाइस यहाँ पे अभी जो हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 41 जो कि है हवाएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगा एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्लस एक चीज़ और, तो गाइस ये जरूर बताइएगा कि ज्योग्राफी जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स जिनको ज्योग्राफी इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती थी अब उन्हें कैसी लग रही है। क्योंकि मैं भी गाइस मैं जो हूँ साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट जिसने भी मुझे ज्योग्राफी पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया तो मुझे तो अच्छा सब्जेक्ट लगा। ठीक है, आप भी जरूर बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ना बात करेंगे सिलेबस की, तो दोनों साइड देखते हुए चलेगा। जो भी टॉपिक्स हम कर चुके हैं फिलहाल, ठीक है, और जो आगे करने हैं। तो गाइस अभी जो हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 41 जो कि है हवाएं, और उसके बाद के भी टॉपिक्स देख लीजिए क्या क्या है। और इसके अब ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद बात करेंगे नए सब्जेक्ट की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर हवाएं। तो यहाँ हम बात करेंगे नोट से, और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ आज है इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और ये जो वीडियो आज अपलोड हो रही है, मतलब मैंने ये एक दिन पहले बनाया 15 अगस्त को, आज अपलोड हो रही है 16 अगस्त को। तो गाइस चलिए यहाँ पे बात करते हैं हवाओं की। तो यहाँ हवाओं को बोलते हैं विंड। ठीक है, याद रखिएगा हवाओं को विंड कहते हैं। तो लिखा है कि धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती हैं हवाएं। मतलब इसने क्या कहा कि देखिए हर जगह का वायुदाब अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब सपोज कि ये पृथ्वी है, यहाँ पे वायुदाब कुछ है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे दाब क्या है, हाई है, प्रेशर हाई है वायुदाब, और यहाँ पे है LP यानी कि लो प्रेशर है। प्रेशर मतलब दाब होता है, राइट। तो वायु दाब, तो वायु का प्रेशर, राइट। तो हवाएं जो चलती है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, विषमताएं देखी आपने किसमें, वायुदाब में, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। तो जब ये विषमताएं होंगी तभी हवाएं चलेंगी। तो हवाएं कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो ये लिखा है हवाएं जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्यों चलती है ये भी बात कर लेते हैं। चलिए फिर यहीं पर लगे हाथ। ठीक है, देखिए हमने कहा यहाँ पे है हाई प्रेशर, यहाँ हमने कहा लो प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर मतलब दाब। तो गैस लो प्रेशर कब होता है, सपोज कि यहाँ गर्मी बहुत है, ये जगह गर्म बहुत है। गर्म होने की वजह से हवा जो है गर्म हो जाएगी, यहाँ पे जो हवा होगी गर्म हो जाएगी। गर्म होने के साथ ये क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। अब यह हल्की है तो वो फैलने लगेगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी। और जब हवा ही ऊपर पहुंच गई तो नीचे तो हवा है नहीं हवा, तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाए। जब हवा ही नहीं है तो उसका प्रेशर कैसे रहेगा, कम हो जाएगा। तो उस वजह से यहाँ पे हो गया लो प्रेशर। अब यहाँ बात करते हैं गाइस, यहाँ पे है ठंड। ठीक है, टेम्परेचर है ज़्यादा, नहीं सॉरी कम है, जिसकी वजह से ठंड, हवा भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। हवा भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। ठंडी होने की वजह से क्या हो गई, भारी हो गई। भारी होने की वजह से हवा क्या है, यहाँ से यहाँ नीचे उतर रही है। ठीक है, नीचे उतरेगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखिए हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ से हवा आ रही है वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मतलब हवा वहाँ से गायब हो गई है ना, तभी तो जब हवा वहाँ से गायब हो गई है तो उस स्थान पे हवा तो कहीं ना कहीं से आएगी। मतलब इसने ये बोला कि अगर आपकी जो हवा है अगर इस स्थान से गायब हो गई, कहीं चली गई, तो इस स्थान पे भी तो हवा आएगी कहीं से। तो हवा कहाँ से आती है, हाई प्रेशर वाली साइड से हवा आ जाती है। ठीक है, मतलब ठंडी हवा धीरे धीरे यहाँ आएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, संतुलन बनाए रखेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आपको ठंडी लग रही है 1 किलोमीटर के बाद आपको गर्मी लगने लगे, नहीं, संतुलन बना रहेगा, आपको एक जैसी फीलिंग आएगी। ठीक है, ठीक है, मतलब हवा दाब, सॉरी गर्मी ठंडी नहीं, दाब, कि यहाँ दाब कुछ है और है 2 4 5 6 10 किलोमीटर बाद कुछ और, नहीं, संतुलन बना रहेगा। तो आप ये समझिए कि हवा कहीं से जाएगी तो कहीं से आएगी भी उस जगह को भरने के लिए। चलिए ये हो गई कहानी पूरी, आई होप आप लोग को समझ में आ गई हो। चलो आगे बढ़ते। तो गाइस मेरी वीडियो शायद उन लोगों को इतनी पसंद ना आए जिनको ये सब पता हो, क्योंकि ये उनको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियो होती है मेरी। ठीक है, ये उनके लिए शायद अच्छी हो जो पहली बार पढ़ रहे हैं।
चलिए कोई बात नहीं, हम कभी क्या करेंगे, रीडिंग भी मार लेंगे ये, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरा यही चल रहा है कि मैं समझा के ही पढ़ाऊँ, ठीक है। उसके बाद जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो रीडिंग मारेंगे, रीडिंग मार के फटाफट ख़त्म कर देंगे, ऐसे भी वीडियोस बना देंगे कभी। देखिए यहाँ लिखा है कि यदि पृथ्वी स्थिर होती, मतलब पृथ्वी क्या होती है, घूम रही होती है। इसने कहा अगर वो घूमती नहीं, अगर स्थिर होती, उसका धरातल पृथ्वी गोल ना होकर समतल होती, ये बोला इसने। तो जो पवन है वो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती, राइट। तो इसने कहा अगर पृथ्वी जो है घूमती नहीं, समतल होती, तो हवा जो है हाई प्रेशर वाली साइड से लो प्रेशर वाली साइड पे समदाब रेखाओं, जो समदाब रेखाएं होती है ना, समदाब कहाँ गया, समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती, ऐसे समकोण 90 डिग्री, ठीक है। अब परंतु वास्तविक स्थिति ये नहीं है। तो वास्तविक स्थिति क्या है, तो वास्तविक स्थिति ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि घूमती है, उसका धरातल समतल नहीं होता है, गोलाकार है पृथ्वी, गोलाकार नहीं जो भी है आपका, ठीक है। तो हाँ, तो इसने कहा अतः हवाएं अन्य शक्तियों के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कहा भैया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बिल्कुल ऐसे चल जाए हवा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब इसने कहा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधे जो है समकोण पे चले 90 डिग्री पे, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है गाइस, क्योंकि पृथ्वी घूम भी रही है, पृथ्वी सीधी समतल नहीं है, इस वजह से क्या होता है, हवाएं जो सीधा ना चल के या तो ऐसे चलेंगी या फिर ऐसे चलेंगी, ठीक है। मतलब अपनी दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यही बोला है इसने अभी तक में। तो ये लिखा है ये शक्तियाँ निम्नलिखित है, मतलब कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ जो हवाओं की दिशा बदल देती है। एक तो इसने कहा वायु प्रवणता बल, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इसने कहा दो विभिन्न वायु राशि वाले क्षेत्रों के मध्य हवाएं चलती हैं, मतलब दो विभिन्न वायु दाब वाले क्षेत्र, ठीक है। मतलब इसने कहा हवाएं कहाँ कहाँ चलती है, एक तो हाई प्रेशर होगा कहीं पे, कहीं होगा लो प्रेशर, तभी हवा चल पाएगी, अदरवाइज लो प्रेशर में आप हवा चलाएं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अर्थात इसने कहा दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, ठीक है, वायु उतनी ही तीव्र गति से चलती है। मतलब इसने कहा कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच में दाब प्रवणता में अंतर जो है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हवा यहाँ से यहाँ की तरफ चलेगी वो भी बहुत तेज़ चलेगी, ठीक है। इसने कहा यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे कुछ प्रेशर है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे बस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हवा चलेगी लेकिन बहुत मंद गति से, तीव्र नहीं चलेगी। लेकिन वहीं पे अगर दाब प्रवणता अधिक होगी बहुत ज़्यादा, तो तीव्र गति से हवा चलेगी। वायु की दाब प्रवणता से पवन को चलने के लिए बल मिलता है, ठीक है, इसलिए इसे दाब प्रवणता बल कहते हैं, ठीक है। दाब प्रवणता बल मतलब इसने कहा कि दाब प्रवणता क्या होती है, दो अन्य जगहों की अगर हम बात करें, एक इस साइड की एक इस एरिया की बात करें अगर हम, ठीक है, यहाँ की दाब प्रवणता कुछ और है, यहाँ की कम, सपोज यहाँ की ज़्यादा है, यहाँ की कम है, तो हवा तेज चलेगी, बहुत ज़्यादा बहुत कम बहुत अंतर होगा तो तीव्र हवा चलेगी। तो मतलब इसने कहा कि जो दाब प्रवणता है ये जो है वायु को चलने के लिए बल देता है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, दाब प्रवणता बल बोल दिया। चलिए दूसरा हो गया कॉरियोलिस बल होता है, ठीक है। तो कॉरियोलिस बल की कहानी क्या है ये भी बात करते हैं हम लोग। लिखा है कि धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। मतलब इसने कहा जो हवा चल रही है उसकी अगर हम दिशा की बात करें कि वो किस दिशा में जा रही है, तो किस वजह से पता चलेगा कि किस दिशा में जा रही है, या तो पृथ्वी घूर्णन करिए उस वजह से, वायु दाब की वजह से उसकी दिशा क्या होगा, दिशा का निर्धारण होगा, राइट। लिखा है पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेप बल यानी कि डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है, ठीक है। इस बल की जो खोज है ना, तो ये करी थी जी कोरियोलिस। तो हम क्या समझेगा तो इसके बारे में जो बताया है ना वो किसने बताया, देखिए मेन ये समझिए कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रही है उसकी कहानी यहाँ पे बताई जा रही है। तो अब इसने कहा कि पृथ्वी की अक्षीय गति मतलब पृथ्वी जो है ये उसका जो अक्ष है इस पे ऐसे 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 घूम रही है गोल 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 गोल, तो उसके वजह से क्या लगता है, विक्षेपक बल लगता है, ठीक है। तो उस वजह से जो हवा की दिशा है बदल जाती है। अब इसकी खोज किसने करी थी, जी कोरियोलिस, तभी हमने इसको क्या बोला है, कोरियोलिस बल, तो इनके द्वारा की गई थी,
ठीक है, जिसके कारण जो है बाद में इसका नाम कॉरियोलिस बल कर दिया गया, राइट। मतलब बाद में का मतलब पहले क्या था, विक्षेपक बल, अब इन्होंने खोज करी तो कोरियोलिस बल, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया। यहाँ लिखा है फेरल के नियम अनुसार, फेरल होंगे कोई तो उन्होंने क्या नियम दिया, उन्होंने कहा हवाएं जो है उत्तरी, इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। देखिए कोरियोलिस बल, पृथ्वी अपने अक्ष पे इस तरह से घूम रही है तो एक बल लग रहा है, ठीक है, हवा की दिशाओं पर, मतलब हवा पर बल लग रहा है जिसकी वजह से उसकी दिशा बदल रही है, राइट। अब एक बंदा आया, उनका नाम है फेरल। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी आप जानते होंगे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध। तो इन्होंने कहा कि जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, मतलब राइट साइड में, मतलब सपोज कि हवा ऐसे जा रही है तो वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, अपने दाहिनी, यानी कि ये देखो ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, ठीक है, तो वो राइट साइड यानी कि दाहिनी ओर। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सपोज कि ऐसे जा रही है तो वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी, तो ये होता है इसका बाईं ओर। जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपका बाई और ये होगा और ये राइट साइड होगा, ठीक है, आप समझ लो कैसे खड़ा होना है, ठीक है। तो सामान्यतः क्या है, उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप जो है दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। अब समझिए एक और कहानी, देखिए ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गई आपकी 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। इसने कहा जब हवा उत्तरी गोलार्ध में चल रही है तो वो ऐसे ना चल के क्या हो जाएगी, अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा अगर यही चीज़ यहाँ पे है दक्षिणी गोलार्ध में, अगर ऐसे 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 चल रही है तो अब अपनी कहाँ पे, बाईं ओर मुड़ जाएगी, यही होगा बाईं ओर गाइस। बाई यानी कि ये हो जाएगी इसकी लेफ्ट साइड, ये हो जाएगी इसकी राइट साइड। अब आप ये चल के देखिएगा तभी आप समझेंगे। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन ना, क्वेश्चन में कभी कभी पूछा गया हमको समझ में नहीं आता, तो इसने कहा कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में कैसी जो हवा का प्रतिरूप होगा वो क्या होगा, ये वर्ड, ये वर्ड याद रखें, दक्षिणावर्त, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के लिए दक्षिणावर्त याद रखिएगा और दक्षिणी गोलार्ध के लिए आपको याद रखना है वामावर्त, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछा गया गाइस, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्या होता है दक्षिणावर्त, क्या होता है वाम। तो आप ये समझिए कि जो हवा का प्रतिरूप है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है भूघर्षण एवं अभिकेंद्रीय त्वरण भी हवाओं की दिशाओं को प्रभावित करता है। यानी कि इसने कहा जो हवा बह रही है वो सीधी ना बह के इधर उधर मुड़ जाती है, इसका कारण, तो इसने कहा कारण क्या क्या बताए। एक तो इसने बोला दाब प्रवणता बल, राइट, हर जगह यहाँ पे हाई प्रेशर, दाब प्रवणता यहाँ की कुछ और है, यहाँ की कुछ और है, यहाँ अगर बहुत ज़्यादा है यहाँ बहुत कम है तो हवा बहुत तीव्र गति से चलेगी। दूसरा इसने कहा कॉरियोलिस बल, यानी कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमती है जिसकी वजह से हवा की जो दिशा है वो बदल जाती है। अब भैया इन्होंने कहा कि जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड और दक्षिण गोलार्ध में अपने लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएगी हवा, ठीक है। यानी इसने कहा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणावर्त, दक्षिणी गोलार्ध वामावर्त, इतनी सी कहानी थी। इसने कहा और भी कारण है हवा के मुड़ने के, एक हो गया भूघर्षण, एक हो गया अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। अब ये रट लीजिएगा ये दोनों, भूघर्षण अभिकेंद्रीय त्वरण, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए कहानी, अब देखिए यहाँ पे जो कहानी है ना इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे लिखा है हवाओं के प्रकार, 3 प्रकार में बांट दिया हवा को। चलिए पहले प्रकार ही देख लें क्या है, ठीक है। देखिएगा इस यहाँ पे 3 प्रकार हवा के बता दी, 3 प्रकार की हवाएं होती हैं। चलिए तो 3 प्रकार बस ऊपर ऊपर से देखते हैं हम, फिर पढ़ाई करेंगे। तो एक प्रकार दिख गया, दूसरा भी प्रकार दिख गया और तीसरा प्रकार दिख नहीं रहा है वो अगले पेज पे, ठीक है। चलिए छोड़िए, हम ये डायग्राम समझते हैं आखिर लिखा क्या है, बना क्या है इसमें, ठीक है। देखिए गाइस, एक तो हमने पढ़ा था वायुदाब वाला जब चैप्टर पढ़े थे, ये 0 डिग्री हमने कहा ये लाइन, ये हो गई 30 डिग्री की लाइन, ये हो गई 60, ये भी 30 साउथ में मतलब दक्षिण में, ये 60 हो गई, ये आपके पोल 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हमने कभी एक समय था जब हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री पे लो प्रेशर हमने पढ़ा था और ध्रुवों पे हाई प्रेशर पढ़ा था, फिर ध्रुवों पे हाई प्रेशर पढ़ा था। फिर हमने कहा था कैसे याद रखना है, लो प्रेशर 0 डिग्री पे, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। नीचे भी ऐसे ही लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब हमने क्यों लिखा है, देखिए ये लो प्रेशर निम्न वायुदाब, हाई प्रेशर उच्च वायुदाब, लो प्रेशर निम्न वायुदाब, हाई प्रेशर उच्च वायुदाब, लो प्रेशर निम्न वायुदाब, हाई प्रेशर उच्च वायुदाब, ठीक है। तो आप लोग ये क्या कहानी लिखी है हम समझ गए, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, ठीक है। यही तो हमने समझा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा जो है चलती है, यानी कि इसने कहा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चल रही है, देखिए चल रही है।
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चल रही है, चल रही है। फिर इसने कहा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चल रही है, चल रही है। अब हमने कहा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चल रही है, बिल्कुल चल रही है। फिर इसने कहा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अब ये मुड़ी मुड़ी है हवा। हमने अभी क्या पढ़ा था, फेरल ने क्या बोला कि जो है उत्तर की साइड जब नहीं सॉरी उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो हवा अपने क्या है राइट साइड में मुड़ जाती है और दक्षिण की साइड लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है, यही तो बोला था उसने। अब देखिए अब कहानी क्या कहती है। अब कहानी कहती है कि जब आपकी उच्च वायुदाब की पेटी ये है, निम्न वायुदाब की पेटी ये है, तो उच्च से निम्न की तरफ हवा चल रही है। अब जब हवा ऐसे चल रही है तो गाइस हमें क्या पता है, फेरल कहते हैं भैया कि ये सीधा ना चल के अपनी सीधी साइड मतलब राइट साइड में दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो देखिए दाहिनी ओर मुड़ी हुई हवाएं दिख रही होंगी आपको। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। ठीक है, चलो दूसरी देख लेते हैं। तो ये है उच्च वायुदाब की पेटी, ये है निम्न वायुदाब की पेटी। हवा चलेगी कुछ इस तरह। अब भैया फेरल कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है अपने सीधे हाथ यानी कि राइट साइड पे मुड़ती है। तो देखिए ये ऐसे चलते चलते अपनी राइट साइड पे मुड़ रही है। देखिए अपने राइट साइड पे मुड़ रही है। क्या दिख रहा है हमें कि अपने राइट साइड पे मुड़ रही है। सीधा हाथ तो यही हो गया। देखो नीचे जाएगी तो ये राइट है, ऊपर जाएगी। आप सपोज आप ना खुद ही चल रहे हो और ऐसे चलते जब आप इस तरह से चलेंगे तो ये आपका राइट साइड ये रहेगा। तो देखिए ये मुड़ रही है, ठीक है, ये मुड़ रही है, ये मुड़ रही है, ये मुड़ रही है। ठीक है ठीक है, समझ गया। फिर देखते हैं फेरल क्या कहते हैं। फेरल कहते हैं उच्च वायुदाब से जब आप निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलेगी तो वो अपने राइट साइड पे मुड़ जाएगी। तो ये रहा हमारा राइट साइड, हम ऐसे आ रहे हैं टिंग 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 और हम यहाँ मुड़ गए। तो ये देखिए यहाँ पे हवा कैसे मुड़ती हुई दिख रही है आपको, ऐसे मुड़ती हुई दिख रही है। चलिए अब आ जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध पे। ठीक है, तो अब हम नीचे की बात करेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में फेरल ने कहा है भैया हवा जो अपने लेफ्ट साइड पे मुड़ेगी यानी कि बाईं ओर मुड़ेगी। अब देखिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चल रही है चलिए, लेकिन फेरल कहते हैं भैया ये सीधे थोड़ी चलेगी, अपने लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएगी। तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए ये अपने लेफ्ट साइड पे मुड़ रही है। ठीक है, फिर इसने कहा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलेगी, चल रही है, बिल्कुल चल रही है, सही चल रही है। लेकिन इन्होंने कहा ये अपनी लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएगी। तो ये रहा हमारा लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड पे सारी मुड़ी हुई हैं। फिर यहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा अपनी लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या समझना है हमको। तो गाइस ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ पे हवा को तीन टाइप में, तीन प्रकार, हाँ ये रही आपकी बात। तो गाइस देखिए यहाँ क्या लिखा है, हवा तीन प्रकार की होती है। अब तीन प्रकार देख लेते हैं। तो ये रही कहानी आपकी भूमध्य रेखा की। फिर हमने एक लाइन खींच ली 30 डिग्री पे, एक लाइन खींच ली 20 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। हमने कहा 0 से 30 के बीच में जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है, कैसे चल रही हैं हम देख चुके हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इन हवाओं को हम बोलते हैं, देखिए व्यापारिक पवनें। ठीक है, अभी इतना ही समझिएगा, उत्तर पूर्व मत समझिएगा, सिर्फ ये समझिए व्यापारिक पवनें। और जो 30 से 60 के बीच में चलती है उसे हम बोलते हैं पछुआ पवनें। ठीक है, तो पछुआ देखो ऐसे भी तो आप नॉर्मली सुनते होगे बड़े लोग, पछुआ पवन चली है यानी जो पश्चिम साइड से पूर्व की तरफ चल रही है। तो देखिए अगर यहाँ हमारा भारत है, इस मान लेते हैं यहाँ भारत है, तो देखिए ये उसका पश्चिम साइड है और ये पूर्व साइड है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ पछुआ पवन है। ठीक है, अब ये मत कहना नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, हम ऊपर का लेके एक बार चल लो। ठीक है, नीचे तो लैंड कम समुद्र ज़्यादा। चलिए अब यहाँ से जो 60 से 90 के बीच में वो हो गई आपकी ध्रुवों पर है, तो ध्रुवीय पवनें, बहुत सिंपल है। यहाँ पे है व्यापारिक पवन, बीच वाली है पछुआ और फिर है ध्रुवीय, सबसे ऊपर वाली ध्रुवों पर है तो ध्रुवीय पवन। फिर बात करते हैं, तो व्यापारिक पवन नीचे भी देखिए सेम टू सेम, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ये हो गया आपका ध्रुवीय पवन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या लिखा है, उत्तर पूर्व। देखिए अगर पवन ऐसे चलती है ना गाइस, ये हमारा सपोज ये है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो देखिए जब पवन ऐसे चलती है ना, तो जहाँ से पवन आ रही है ना, हम उसका नाम उसी पे बोलते हैं जहाँ से आ रही है, ना कि जहाँ की तरफ जा रही है। तो देखिए ये वाली साइड अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, तो देखिए हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। हमें दिख रहा है ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरह से हवा चल रही है। नीली वाली लाइन देख लो, तो ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया उत्तर, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो देखिए ये जो हवा ऐसे चल रही है ना, वो कैसे चल रही है, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब ये वाली देखिए कहाँ गई, ये वाली, ये तो यहाँ पे हवा कैसी चल रही है गाइस, यहाँ हवा चल रही है ऐसे। ठीक है, अब कहानी इसकी क्या मानेंगे आप,
तो कहानी इसकी कुछ इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से, ठीक है। हमने कहा जहाँ से चलती है वो वाला नाम दिया जाता है, ना कि जहाँ की तरफ जा रही, जहाँ से चल रही। तो देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये कहाँ से चल रही है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। देखिए क्या दिखा है? दक्षिण पूर्व, ऐसे चल रही है ना, तो ये चल रही है दक्षिण पूर्व से। ये उत्तर पूर्व ऐसे चल रही है, तो ये दक्षिण पूर्व ऐसे चल रही है, तो ठीक है। चलिए अब कहानी, ये वाली डायग्राम की हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर कर दिया। इस डायग्राम में बहुत कुछ था गाइस, और ये आप लोग सब समझ चुके हैं, ठीक है। समझ जाएं और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, एंड लाइक कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने कहा कि हवाओं के प्रकार, हवाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो इसने लिखा है प्रचलित पवन या फिर भूमंडलीय पवन, ठीक है। चलो अपना कलर चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो गाइस कितना बड़ा है ये, ठीक है। चलिए, तो इसने कहा प्रचलित पवन या फिर भूमंडलीय पवन, तो इसमें लिखा है ये हवाएं वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं, ठीक है। मतलब इसने कहा कि अगर इस पवन की दिशा ये है तो जिंदगी नहीं, पूरे साल भर यही रहेगी, बदलेगी नहीं, ठीक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें आती हैं। अब देखिए इसमें ये जो हमने डायग्राम देखा ना दोस्तों, ये जो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन एंड ध्रुवीय पवन, ये पूरे साल इसी तरह बहती मतलब चलेंगी, ठीक है। ये अपनी दिशा कभी नहीं बदलेंगी, ठीक है, बस यही है। तो जो सबसे पहली यानी कि प्रचलित पवनें हैं या फिर भूमंडलीय पवनें हैं, वो ये तीनों है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। ये प्रचलित पवनें बोल लीजिए, भूमंडलीय पवनें बोल लीजिए, प्लानेटरी विंड बोल लीजिए, ठीक है। ये मेन चीज़ इसमें, ये अपनी दिशा नहीं बदलती वर्ष भर। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसने कहा जो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्ध में निरंतर बहने वाली पवनें हैं। मतलब इसने बोला, देखिए कहानी क्या बोली इसने, तो इसने कहा उच्च वायुदाब हाई प्रेशर, निम्न वायुदाब लो प्रेशर। तो इसने कहा ये वाला हाई प्रेशर, ये वाला साइड था उपोष्ण। आई होप आपने वायु दाब वाला चैप्टर पढ़ा होगा। वायु दाब में ये है उपोष्ण और ये है विषुवतीय, ठीक है। तो इसने कहा यहाँ से यहाँ की तरफ चलती है कौन सी वाली आपकी कौन सी वाली गाइस, ये क्या ये पहली वाली व्यापारिक पवन, ठीक है। चलो आइए समझें, देखिए क्या लिखा है, इस तरह से चल रही है। देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये जो उच्च वायुदाब ये है उपोष्ण, ये वाली है विषुवत, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। ये है आपका विषुवत लाइन, विषुवत निम्न वायुदाब की विषुवत रेखा है। ये होती है आपकी उपोष्ण वाली, ये होती है आपकी ध्रुवीय, ये होती है आपकी उपध्रुवीय, ध्रुवों के पास उपध्रुवीय, ठीक है। तो पहले इसने बोला उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत निम्न वायुदाब की तरफ चलती है कौन सी पवन, व्यापारिक पवन, ठीक है। चलो, तो निरंतर बहने वाली पवनें। अब दूसरी आ गई पछुआ पवनें, तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ दोनों गोलार्ध में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं। फिर वही बात इसने बोली उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली क्या है, स्थानीय पवनें हैं, ठीक है। और दोनों गोलार्ध में मतलब यहाँ से यहाँ जा रही है, और ये वाली है ना, ये वाली पछुआ, ये दोनों गोलार्ध की ये बात कर रहा है। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण, मतलब आप क्या देखते हैं जब आप पृथ्वी बनाते हैं तो आप देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है। मतलब नॉर्थ अमेरिका आप यहाँ देख लेंगे, साउथ अमेरिका का पार्ट आप यहाँ देख लेंगे, अफ्रीका का पार्ट आप बहुत ज़्यादा यहाँ देख लेंगे, ठीक है। पूरा यूरोप आपको मिल जाएगा, पूरा एशिया आपको यही मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऊपर वाली साइड पर पूरा जो है ना लैंड यानी कि महाद्वीप अधिक है, यहाँ पे देखिए नीचे वाली साइड पर कम है, ठीक है। यही बात इसने कही कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर स्थल की अधिकता के कारण जो है ये यानी कि जो आपकी पछुआ पवनें ये अधिक जटिल हो जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय एवं शीत ऋतु में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। मतलब इसने एक कहानी और बताई जो आपको याद रखनी है पछुआ पवनों में। इसने कहा जब गर्मियाँ आती हैं
तो ये कम सक्रिय हो जाती है, मतलब सामान्य गति चलती है, मतलब धीरे धीरे आराम आराम से, ठीक है, एक्टिव कम होती है। ठंड आती है तो ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं, अधिक सक्रिय। तो बस ये याद रखिए, ग्रीष्म ऋतु कम सक्रिय, शीत ऋतु अधिक सक्रिय, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। बस मतलब अगर मैं कह रही हूँ गाइस कि इस पे अगर मैं फोर्स डाल रही हूँ ना कि इसको याद रखिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है कन्फ्यूज़न, बहुत जगह ये चीज़ें आ जाती हैं, हमको याद नहीं रहती, तो याद रखिएगा। अब इसमें लिखा है सागर से ऊपर चलने के कारण ये हवाएं नमी से परिपूर्ण हो जाती हैं, मतलब समझ लो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है, अब ये हवाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये सागर के ऊपर से होती हुई गई इंडियन ओशन के। अब ये क्या करती है ना, अपने में नमी को धारण कर लेती हैं, ये बोला, मान लेते हैं ऐसा। तो कहाँ पहुँचे, तो ये क्या करती है, नमी से परिपूर्ण हो जाती है, अपने अक्षांशों में महाद्वीप के पश्चिमी भागों में क्या है, पर्याप्त वर्षा करती है। देखिए, यानी कि अगर हम बात करें कहीं की, सपोज हम यूरोप की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया यूरोप, ठीक है। अब यूरोप सपोज कि ये रहा आपका 30 डिग्री 60 डिग्री के बीच में पछुआ पवनें चलेंगी और ऐसे चलती है। ये है हाई प्रेशर, ये हो गया आपका लो प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, मतलब ऐसे चलेंगी, ठीक है, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। अब इसने ये हो गया, ये जो महाद्वीप है ये उसका हो गया पूर्वी साइड, ठीक है, ये हो गया इसका पश्चिमी साइड। तो ऑब्वियसली जब ये हवा चलेगी तो महाद्वीप के पश्चिमी साइड पे जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे। और इसने यहाँ पे जो सागर था, यानी कि यहाँ पे जो महासागर था अटलांटिक ओशन था, तो ये अच्छी खासी जो नमी जो है अटलांटिक ओशन से लेके यूरोप के पश्चिमी साइड पे वर्षा कर देगी, यही कहानी इसने बोली है, ठीक है। देखिए, सागर के ऊपर चलने के कारण ये हवाएं नमी से परिपूर्ण हो जाती हैं और अपने अक्षांशों के महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पर्याप्त वर्षा कर देती हैं। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो इसने कहा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, स्थल की कमी के कारण इसकी गति इतनी तेज होती है जिससे कि हवाएं तूफानी हो जाती हैं, ठीक है। मतलब बस इसने ये कहा है कि भैया दक्षिणी गोलार्ध में आप देखें तो समुद्र मतलब महासागर ज़्यादा है, ठीक है, और महाद्वीप कम है, तो इसकी वजह से क्या है, इनकी गति तेज, हवाएं तूफानी हो जाती हैं। पछुआ पवनों के साथ जो है प्रचंड झंझा चला करते हैं, बहुत तेज़ी से चलती हैं, ठीक है। और इसकी जो है प्रचंडता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 डिग्री पे, अब देखिए इसने क्या कहा, ये हो गया 0 डिग्री, नहीं थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं लोग, तो वैसे ये है 0 डिग्री मान लेते हैं, ये है 40 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री मान लेते हैं ये, और बीच में एक 50 डिग्री भी बना दें कहीं, ये मान लेते हैं 50 डिग्री, और उसके नीचे वाला हम मान लेते हैं 60 डिग्री। तो इसने कहा कि जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये वाली साइड, यहाँ पे देखिए स्थल कम, समुद्र ज़्यादा है, हवाओं की गति बहुत तेज़ होती है, यानी बहुत प्रचंड तरीके से हवाएं चलती हैं आवाज़ करते हुए, मतलब बहुत खतरनाक तूफानी टाइप, राइट, इसने ये बोला। अब इसने कहा जो ये हवाएं है ना, उसको 40 डिग्री वाला जो अक्षांश ये रेखा है ना, इस पे हम इसका नाम, इन हवाओं को जो पछुआ पवने उसको नाम दे दिया, ठीक है। तो अच्छा, पछुआ पवने 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलती हैं, ठीक है, यही तो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो इसने इनको नाम दे दिया कि जो 40 डिग्री अक्षांश पे चलती है उसका नाम है गरजता चालीसा, चालीसा मतलब 40 डिग्री, तो गरजता चालीसा, ठीक है। वही जो 50 डिग्री पे चलती है वो है आपका प्रचंड पचासा, पचासा मतलब 50, राइट। और जो 60 डिग्री अक्षांश पे चलती है वो हो गया चीखता साठा, यानी कि 60। तो गाइस हम यहाँ क्या समझे, हम ये समझे कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम, समुद्र ज़्यादा होता है, हवाओं की गति बहुत तेज़ होती है, तूफानी टाइप होती है, तो हमने इसको नाम दे दिया। चलिए, पछुआ पवनें चल कहाँ रही हैं, 30 से 60 के बीच में चल रही है, तो 40, 50 और 60 पे हमने इसको नाम दे दिया, 40, 50 और 60 पे हमने इसको नाम दे दिया। कहाँ गया दोस्तों, ये रहा। तो वैस क्या नाम दे दिया हमने, 40 पर गरजता चालीसा, 50 पर प्रचंड पचासा, 60 पर चीखता साठा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है वेलिंगटन, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी, एकमात्र राजधानी जो गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है, मतलब इसने कहा
दुनिया में एक ही राजधानी है जिसका नाम है वेलिंगटन, जो कहाँ पे पड़ती है 40 डिग्री अक्षांश, गरजता 40 है या गरजती 40 है, इस हवाओं के मार्ग में यानी कि रास्ते में पड़ जाती है। ठीक है, तो रट लीजिएगा वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड कहाँ गए थे आपको पता है? ये आपका है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है एशिया, यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप, राइट। और ये रहा यहाँ पे भारत वाला सब कुछ है, भारत हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ मिलेगा आपको न्यूजीलैंड कहीं, मतलब इतनी ऊपर तो नहीं, यहाँ पे कहीं मिलेगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ही आपको मिलेगा एक अकेला, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गरजती 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ध्रुवीय पवनें। कौन सी होती है भैया ध्रुवीय पवनें? जो 60 से 90 के बीच में चलती हैं, दिस वन। ठीक है, तो ये कहाँ से? उप ध्रुवीय, तो ये चलती हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी ना, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, और चलते चलते अपने सीधे हाथ पे मुड़ जाती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। कहाँ से कहाँ तक चलती है? 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चलती है। चलो आइए देखें क्या लिखा है। तो इसने बोला ध्रुवीय पवनें जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, इन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं। कुछ नहीं लिखा है, इतनी सी बात, चलो हम समझ गए। तो गाइस हमने क्या है, प्रचलित पवन यानी कि भूमंडलीय पवनों को देख लिया, यानी कि वो पवनें जो साल भर अपनी दिशा नहीं बदलती हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी पवनें आती हैं? व्यापारिक पवनें आती हैं, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें आती हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आई होप आप लोग रट भी चुके होंगे, मेरे साथ साथ याद भी हो गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब सेकंड वाली पवनें पढ़ेंगे। हमने कहा पवनें 3 प्रकार की होती है, तो पहली हमने पढ़ ली प्रचलित पवनें, ठीक है, या भूमंडलीय पवन, 2 टाइप की थी ना, भूमंडलीय और प्रचलित। अब दूसरा टाइप कौन सा है? द्वितीय या फिर सामयिक पवन। कौन सी हो गई? द्वितीय या सामयिक पवन हो गई। चलिए अब देखिए, जिन मार्गों की दिशा मौसम और समय के अनुसार बिल्कुल बदल जाती है उसे हम बोलते हैं सामयिक पवनें कहते हैं। मतलब इसने कहा भैया जो प्रचलित पवनें थी वो तो अपनी दिशा नहीं बदल रही थी, बट इसने कहा कि जो मौसम के साथ समय के साथ अपनी दिशा बदल दे वो आपकी सामयिक यानी कि पेरियोडिक विंड कहते हैं उसे, इंग्लिश में पेरियोडिक यानी कि सामयिक या द्वितीय पवनें बोलते हैं। चलो देखते हैं कौन सी ऐसी पवनें हैं जो अपनी दिशा जो है मौसम या समय के संग बदल देती है। तो सामयिक पवनों के अंदर क्या है? मानसून पवन, स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, ये हो गई। यानी बहुत आसान है ये भी गाइस। कितनी? 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो पांचों की पांचों बहुत आसान है, ऐसी समझते हैं। चलो पहले तो अब देखो गाइस क्या होता है ना, नॉर्मली ये अपना है प्यारा भारत, ठीक है, देखिए प्यारा तो है ही, तो ये हो गया कुछ प्यारा अपना भारत, तो ऐसे करके कुछ है अपना प्यारा भारत। तो गाइस क्या होता है ना, मानसून पवनों की हम बात कर रहे हैं। बारिश कब होती है भारत में? जून जुलाई अगस्त, ऐसे जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे होती है। तो कब होती है? जून जुलाई अगस्त सितंबर में कुछ पवनें इस तरह से चल रही होती हैं, ठीक है। अब मानसून की बात करें, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर होता है, नहीं देखिए ऐसा भी नहीं समझेंगे हम, कुछ और देखिए। जो दक्षिणी गोलार्ध मान लेते हैं 0 डिग्री, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा चल रही थी कुछ इस तरह से, व्यापारिक पवन इस तरह से चलती है, डायग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि वो ये जो है ना आपका ध्रुव क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा को जैसे ही क्रॉस करता है ना, वो अपनी दिशा को ये देखिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं द्वितीय पवनों की, अपनी दिशा बदल लेती हैं। तो ये क्या करती है ना, जैसे इसे क्रॉस करती हैं वो इस तरफ से मूव कर जाती हैं, बदल जाती है। अब कैसे बदल जाती है उसकी बाद में बात करते हैं, फिलहाल इतना समझिए कि ये अपनी दिशा बदल रही है, ठीक है। अब जून जुलाई अगस्त में ये भारत में कहीं बारिश कर देगी, कर दी बारिश। अब क्या होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ये वापस से ऐसे वापस हो जाती है हवा, ठीक है, मतलब बारिश वारिश करके वापस आने लगती है कुछ इस तरह से। तो ये हो गई आपकी मानसून पवनें, और हमने यहाँ पे देख लिया इसने अपनी दिशा बदल दी, ठीक है, इसने अपनी दिशा बदल दी। एक चीज़ समझ गए, दिशा बदल गई, बस इतनी सी बात बताई थी कि ये पवनें दिशा बदल रही हैं, तो ये बदल गई। अब दूसरा लिखा है स्थल समीर, मतलब देखिए, तो ये हो गया अपना प्यारा भारत। बार बार तो गई बहुत अच्छा नहीं बनेगा, तो जैसा बनेगा हम वैसा बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं भारत में। स्थल समीर का मतलब जो होता है जो स्थल से समुद्र की तरफ चल रही हूँ, मान लेते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ये स्थल आपका गर्म हो गया, ठीक है, समुद्र आपका हो गया ठंडा, राइट। तो नहीं सॉरी, ये तो उल्टा हो गया दोस्तों, गर्मी जैसी भी पड़ रही है उससे हमें मतलब नहीं है,
मतलब है आगे देख लेंगे। मान लेते हैं एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पे जो है आपका स्थल जो है ठंडा है और जो समुद्र है वो गर्म है। अब हमने कहा था जब समुद्र गर्म होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर, स्थल पे प्रेशर होगा हाई प्रेशर। हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, ठीक है। हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि स्थल से समुद्र की तरफ, तो स्थल समीर बोल दिया, स्थल से समुद्र की तरफ जो चली है वो स्थल समीर हो गई, ठीक है। अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं। अब मान लेते हैं ये हमारा है प्यारा भारत, ऐसा नहीं है लेकिन मान लिया, तो हमने कहा जो हमारा प्यारा भारत है वो हो गया गर्म और समुद्र हो गया ठंडा, ठीक है। अब समुद्र ठंडा होने की वजह से हाई प्रेशर और हमारा जो भारत है वो गर्म होने की वजह से लो प्रेशर। अब कहाँ से हवा कहाँ की तरफ चलेगी गाइस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि अब समुद्र से स्थल की तरफ चलिए तो समुद्र समीर बोलेंगे इसको, ठीक है। समुद्र से जब स्थल की तरफ चले समुद्र समीर। अब आइए, अब एक हो गया पर्वत समीर और एक हो गया घाटी समीर, ठीक है। पर्वत समीर क्या होगा, घाटी समीर क्या होगा। सपोज कि ये आपकी ऐसे, ये अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी आप बहुत ज़्यादा ये टेंशन मत लीजिएगा। तो इसने कहा अगर पर्वत से ऊपर की तरफ जाए, पर्वत से नीचे की तरफ आ रही है हवा, तो इसे हम कह देंगे पर्वत। ये हो गया आपकी घाटी, ये हो गया आपका पर्वत, है ना। तो अगर ऐसे हवा जा रही है तो पर्वत समीर, ऐसे हवा जा रही है घाटी से ऊपर, घाटी समीर। आई होप इतना आप समझ गए हो, ठीक है। तो ये हो गई पर्वत समीर, घाटी की तरफ जा रही, और ये हो गई आपकी घाटी समीर, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, घाटी से पर्वत की तरफ जा रही तो घाटी समीर। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। तो हमने कहा जो दिशा बदल रही, देखिए घाटी समीर पर्वत समीर सब अपनी दिशा ही तो बदल रही हैं। चलो अब हम क्या समझे कि कौन कौन सी है आपकी सामयिक पवन, यानी कि द्वितीय पवन, मानसून पवन, स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, ये आ गया आपको। अब आपको शायद याद हो गया हो थोड़ा बहुत, चलो याद हो गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम पहली पढ़ते हैं मानसून पवन, यानी कि मानसून विंड्स। तो वे पवने हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है, ठीक है। अब इसने कहा ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। मतलब इसने कहा सपोज अपने भारत की हम बात लेके चलेंगे, ठीक है। तो भैया ग्रीष्म ऋतु भी देखेंगे हम, शीत ऋतु भी देखेंगे। तो गैस भारत थोड़ा अच्छा सा बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी टाइम कम है, ठीक है। तो इसने कहा 6 महीने मान लेते हैं, 6 महीने तो नहीं होता है, हम ये मान लेते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर में हवा कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है। और फिर जब ठंडी वाला टाइम आ जाता है, यानी कि हम मान लेते हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के टाइम में हमने क्या देखा कि हवा जो है समुद्र से ये हो गया स्थल की तरफ चल रही है, ठीक है। फिर हमने ठंड वाले शीत ऋतु वाले टाइम में देखा, नवंबर दिसंबर वाले टाइम में, कि ये स्थल से समुद्र की तरफ चली, यही तो लिखा है यहाँ पे कि ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की तरफ, शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की तरफ। अब एक है कोई, उनका नाम है डॉक्टर शमा शास्त्री। उनके अनुसार क्या है, मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मानसूनी पवनें हैं जिसकी दिशा मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमण हो जाती है, मतलब बदल जाती है। बस ये कुछ नहीं लिखा इसने, इन्हें कहा मौसम में परिवर्तन, दिशा बदल जाती है, मतलब सीधे जा रही तो उल्टी हो जाएगी, ये बोला इसने, कुछ नहीं बोला। तो इसमें डॉक्टर H.G. डॉबी के अनुसार पवन का उत्क्रमण मतलब ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ गई, बदल जाना, मानसून जलवायु का मूल सिद्धांत है। मानसूनी जलवायु क्या होती है गाइस, पहले हवा ऐसे जा रही है फिर ऐसे बदल जा रही है, ठीक है। तो इसका मूल सिद्धांत है रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम इज द की नोट ऑफ मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है भाई। ये जो चीज़ लिखी है वो अंग्रेजी में लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। चलिए अब बात करेंगे स्थल और समुद्र समीर की। इस जगह समुद्र तट के साथ साथ 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को ही प्रवाहित करते हैं। मतलब इसने कहा कि जो समुद्र ये जो है प्रवाहित करती है कहाँ, देखिए ये पूरे भारत के बीच में तो नहीं आ जाए। अगर हम भारत की बात लें तो गैस ये जो है ना समुद्र ये तट के आसपास ज़्यादा रहती है, ठीक है। जैसे देखते होंगे कि ये मुंबई में बारिश हो रही है, कर्नाटका में बारिश हो रही है, कोने 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 मतलब तटों पे बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये 20 से 30 किलोमीटर तक के हिसाब किताब में चलती है ये, ठीक है। इसने कहा दिन के समय, अब दिन और रात में ही देख लीजिए, तो दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। मतलब इसने कहा कि अगर ये आपका है भारत, अब इसने कहा यहाँ दिन हो रहा है और गर्मी है ना, तो गर्मी में क्या होता है, जो स्थल होता है जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो दिन में जल्दी गर्म,
और जो समुद्र है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, मान लीजिए स्थल की अपेक्षा ठंडा है, तो ये हो गया हाई प्रेशर यहाँ पे, और यहाँ हो गया लो प्रेशर। तो हवा कैसे चलेगी आपकी, समुद्र से स्थल की तरफ। यानी कि दिन के समय क्या होता है, स्थल समुद्र की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, वायु के गर्म होने के से जो है स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, समुद्र पर उच्च वायुदाब होगा, और दिन के समय क्या होगा, समुद्र से स्थल की ओर हवा चलेगी। वही बात कि ये हो रहा है दिन, दिन का मतलब सूरज बहुत तेज चमक रहा है गाइस। तो सूरज तेज चमकेगा, स्थल बहुत ज़्यादा गर्म, और जो समुद्र है वो है ठंडा। यानी कि ये हो गया हाई प्रेशर और ये हो गया आपका लो प्रेशर। हवा चलेगी आपकी समुद्र से स्थल की तरफ, तो हवा चलेगी आपकी समुद्र से स्थल की तरफ। दिन में हवा जो है समुद्र से स्थल की तरफ चलेगी, ये लिखा है इसने। ठीक है, अब इसने कहा और आर्द्र। देखिए जब भी हवा जो है समुद्र से स्थल की तरफ चलेगी तो वो समुद्र से जल लेकर आएगी, मतलब आर्द्र होगी, नमी होगी, ठंडी वायु है। समुद्र से आएगी तो ठंडी भी होगी, अपने साथ आर्द्र है यानी कि जल लेकर आएगी। तभी आप देखते होंगे मुंबई में क्या बारिश होती रहती है। ठीक है, दिन में होती रहती है। अब लिखा है कि समुद्र समीर कहते हैं इसे, क्योंकि समुद्र से जो है स्थल की तरफ चल रही थी। अब रात में ही क्या होता है, अब रात की कहानी देखिए। अब ये हो रही है रात, ये है हमारा चंद्रमा। तो रात में क्या होगा कि जो समुद्र है ना, बहुत तेज़ी से ही, बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक, तो अब क्या हो गया, और जो स्थल है वो बहुत तेज़ी से ठंडा, बहुत तेज़ी से गर्म। तो जैसी रात हुई स्थल आपका ठंडा हो गया, फटाक से ठंडा हो गया। और जो बेचारा समुद्र है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, यानी कि स्थल की अपेक्षा अभी भी गर्म। तो यहाँ बन गया लो प्रेशर रहेगा और यहाँ हो जाएगा हाई प्रेशर। और जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि स्थल से समुद्र की तरफ चल रही है हवा। यानी कि जो हवा है वो स्थल से समुद्र की तरफ चल रही है। कब की बात कर रहे हैं हम, रात की बात कर रही है। ये रहा हमारा चांद, ठीक है भाई। तो रात्रि के समय स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत हो गई। फलस्वरूप वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसे हम बोलते हैं स्थल समीर। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। अब बात करेंगे पर्वत समीर और घाटी समीर की। तो देखिए पर्वत समीर और घाटी समीर, पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय घाटी की वायु। अब चलिए यहाँ पे भी दिन और रात की बात। तो देखिए दिन के समय क्या होता है, घाटी मतलब नीचे वाली साइड जो होती है ये, तो ये वाली साइड, तो घाटी की जो वायु है गर्म होकर पर्वत की ढलान के साथ साथ ऊपर उठती है। मतलब इसने कहा कि दिन हो रहा है, ठीक है, तो जब दिन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो घाटी की वायु है यहाँ पे ये गर्म हो जाएगी। गर्म होती है तो वायु क्या है, ऊपर उठती है, तो ये जा रही है ऊपर। ठीक है, तो ये कहाँ जा रही है, पर्वत पे, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है दिन के टाइम। तो इसे हमने क्या कह दिया, घाटी से पर्वत की तरफ जा रही, तो घाटी समीर। अब वहीं जब रात हो जाएगी तो रात के समय क्या होगा, पर्वत के ऊपर वायु शीघ्र ठंडी होकर भारी हो जाती है। ठीक है, अब यहीं पे आप आ जाइए। तो अब ये हो गई रात के टाइम अब ठंडा बढ़ेगा, तो यहाँ पे वायु जो है बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है। ऊपर जल्दी ठंडी होगी, नीचे देर से ठंडी होगी। तो जब ठंडी हो जाएगी तो ये भारी हो जाएगी, भारी होने के बाद ये नीचे जाने लगेगी। तो इसी को हम कहते हैं, जब पर्वत से नीचे घाटी की तरफ आ रही है तो ये हो गई आपकी पर्वत समीर। ठीक है, तो ये क्या, पर्वत की ढलान के साथ साथ नीचे उतरने लगती है, इसको हम बोलते हैं पर्वत समीर। तो दोस्तों क्या समझे आप, हम समझे दिन यानी कि सूरज, और रात यानी कि चंद्रमा। दिन के समय घाटी की वायु गर्म और फैलती है, हल्की हो जाती है, ऊपर हो जाती है। रात के समय जो पर्वत है ऊपर की साइड जल्दी ठंडी होती है, वायु भारी होती है और नीचे चली जाती है। देखिए ये भी अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही है। चलिए ये कहानी आपको इतनी समझ में आ गई होगी, हमने सारी पढ़ ली। ठीक है, अब लास्ट जो पवन है उसको हम बोलते हैं स्थानीय यानी कि लोकल विंड। तो ये पवने, देखिए लोकल विंड ऐसी समझ, जैसे ना भारत में लू चलती है, ठीक है, तो ये लोकल है। भारत की लोकल विंड है लू बोलते हैं हम, जो गर्मी में चलती है दोपहर के टाइम पे। वो अब हम कुछ उसी टाइप की बात करने जा रहे हैं। लेकिन ये पवने तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं। तापमान अलग अलग जगह अलग अलग होता है, वायुदाब अलग अलग जगह अलग अलग होता है, तो उसी के बीच में चलती है। बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में चल रही हैं तो ज़रूरी नहीं है ये जाके कर्नाटका को भी प्रभावित करें या मध्य प्रदेश को भी करें। ठीक है, या उत्तर प्रदेश में कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे चल रही हैं, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश ही गर्म रहता है तो पूरे में चल रही होंगी। ठीक है, तो उतना प्रभाव उसका उत्तराखंड में नहीं पड़ेगा शायद जितना उत्तर प्रदेश, तो वही है। तो इस जगह छोटे क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आप मानसून पवनों को कहोगे तो भैया जब बारिश आती है तो अच्छी खासी एक टाइम ऐसा होता है पूरे दक्षिण भारत और उत्तर भारत तक बारिश आ जाती है, मतलब एक विस्तृत क्षेत्र को जो है प्रभावित करती है वो। लेकिन ये जो स्थानीय पवनें चुटपुट छोटी छोटी जगह पे प्रभावित करती है। लेकिन भूमध्य सागर लगभग 30 से 40 अक्षांशों के मध्य है। देखिए भूमध्य सागर है कहाँ पे, ये अगर आपकी पृथ्वी है ना गाइस, यहाँ पे है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और ये तो अपना भारत जैसा है, और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर आपको कहाँ मिलेगा, ये था मैप में देखते रहा करिए, यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। तो इसने कहा ये जो अक्षांश है ना ये वाला, वो 30 से 40 के बीच में आपको भूमध्य सागर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसने यही लिखा है भूमध्य सागर 30 से 40 अक्षांश के मध्य। ये क्षेत्र जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। यानी कि जब हमने ऐसे देखा तो ये था 0 और 30 डिग्री वाली थी उपोष्ण, ये थी आपकी लो प्रेशर और ये थी हाई प्रेशर, ठीक है। तो 30 डिग्री वाली हाई प्रेशर थी और उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंदर ये पेटी जो है गतिजन्य होती है, ठीक है। हमने 2 टाइप की पवनें देखी थी, एक जो टेम्परेचर की वजह से हो रही थी, नहीं वायुदाब जो एक टेम्परेचर की वजह से 0 डिग्री और 90 डिग्री पे हो रहा था लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो गतिजन्य में 2 था, 30 डिग्री पे जो हो रहा था आपका हाई प्रेशर और 60 डिग्री पे जो हो रहा था लो प्रेशर, ठीक है। तो इसने कहा ये पेटी क्या है, गतिजन्य होती है। अब इसने कहा ग्रीष्म काल में इन अक्षांशों को व्यापारिक हवाएं और शीतकाल में जो है पछुआ हवाएं चलती हैं इन अक्षांशों पे। अब समझिए क्या कह रहा है, ये बहुत डीप बात कह दी इसने। तो इस क्षेत्र की और हवाएं ना चलकर इस क्षेत्र से उत्तर पूर्व पछुआ और उत्तर पश्चिम व्यापारिक दिशा की ओर चलती है। मतलब गाइस इसने क्या बोला, तो सपोज कि ये है कहानी 0 डिग्री 30 डिग्री मान लेते हैं सिर्फ, ये हो गई 0 डिग्री और ये हो गई 30 डिग्री और 60 भी मान ही लेते हैं चलो। तो देखिए गाइस क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो ये होती है लो प्रेशर, ये होती है हाई प्रेशर। हवा कैसी चलती है हमारी, इस तरह से, ठीक है। लेकिन और ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी व्यापारिक, और इसके बीच में चलती है पछुआ। छा कैसे चलती है ये पछुआ, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे गर्मी होती है ना, तो गर्मी में जो सूरज है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है, 0 से 30 के बीच में रहता है। तो उसकी वजह से एक लाइन होती है ITCZ, वो भी ऊपर की तरफ खिसक जाती है यानी। तो इसके कहने का ये मतलब है गाइस कि जब ITCZ ऊपर की तरफ खिसकती है तो जो हमारी ये वाली लाइन है ना जिसमें पछुआ जिसमें ये व्यापारिक पवन चल रही है, ये भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ खिसक जाती है। यानी कि 0 से 30 ना होके थोड़ी सी और ऊपर की तरफ हो जाती है। 0 से 30 ना होके ये वाली जो लाइन है थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाती है। तो जो पछुआ पवन 30 पे चली थी वो अब 40 से 30 की तरफ चलने लगेगी, मतलब वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। तो 30 से 40 के बीच में अभी यहाँ पे क्या चलने लगेगी, पछुआ पवनें चलने लगेंगी। वहीं जब शीत ऋतु आती है, तो गाइस वही जब शीत ऋतु आती है तो जो आपकी 0 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो हवा चल रही थी ये वाली पछुआ पवनें, अब शीत ऋतु में क्या होता है, सूरज आपका नीचे की तरफ जाएगा, ITCZ नीचे की तरफ जाएगा, तो 60 से 30 वाली लाइन भी थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो जो ये वाली जो चल रही है पछुआ पवन, ये भी जो है आपकी इस लाइन पे चलने लगेगी। यानी कि इसने कहा सर्दियों में सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, जिसकी वजह से ITCZ और ये जो पेटियाँ हैं ये नीचे की तरफ खिसक जाती हैं, ठीक है। तो इसने यही बोला है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, आपका व्यापारिक पवन चलेगी क्योंकि ये पेटी उत्तर की तरफ खिसक जाएगी, और शीत ऋतु में पछुआ पवन चलेगी क्योंकि पेटी जो है नीचे की तरफ खिसक जाएगी, ठीक है। बस ये बोला। तो इस क्षेत्र की हवाएं ना चलकर क्या है, इस क्षेत्र से उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व यानी कि पछुआ, और क्या है उत्तर पश्चिम, उत्तर ये हो गया उत्तर पूर्व, ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम व्यापारिक दिशा की ओर चलती हैं। तो गाइस बस इतनी सी बात है। तो दोस्तों ये हो गया थोड़ा सा बड़ा वीडियो, ठीक है। अब ये वीडियो हो गया बड़ा, तो हम जो इसके क्वेश्चंस हैं कितने, तो गाइस थोड़े से क्वेश्चन हैं, चलो ये भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो ही गया। लिखा है उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और
दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है, बिल्कुल सही है, हमने आपको रटा दिया। उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप की दिशाओं का निर्धारण जो है कोरियोलिस प्रभाव से होता है, ठीक है। तो देखिए बात तो दोनों सही है, तो इसने कहा कि ए भी सही है, आर भी सही है, आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब और पृथ्वी के घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। गाइस देखिए मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, बहुत टाइम लग रहा है और ये मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं यहाँ रीड करूँगी, ठीक है। तो सॉरी उन लोगों के लिए जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, वो प्लीज़ जाके नोट्स देख लें, आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेप बल यानी कि डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। तो इस बल की खोज किसने की थी, जी कॉरियोलिस द्वारा की गई थी और इसको जो नामकरण बाद में क्या कॉरियोलिस बल कर दिया गया, ठीक है। तो फेरल ने क्या कहा कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती, तो उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप जो है दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का क्या होता है, वामावर्त होता है। तो हो गया सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त होते हैं और जो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत यानी कि वामावर्त होते हैं। तो गाइस चलिए ये तो गलत है, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या समझे, एक और चीज़ समझिए। दक्षिणावर्त देखिए, घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज मतलब हो गया दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, ठीक है। तो बहुत लोग को ये भी नहीं पता होता है। चलिए इसमें लिखा है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा पैटर्न्स कॉरियोलिस प्रभाव से निश्चित होता है। चलो आर तो सही है, ए गलत है, यानी कि इसने बोला कि आर सही है, ए गलत है, ठीक है। और इसकी जो व्याख्या है हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो गाइस देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और स्थायी होती है, क्यों? चलिए क्यों देखते हैं। लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम होता है, बिल्कुल ये सही बात है। अब इसमें लिखा है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जो है कोरियोलिस बल अधिक होता है। चलिए ये तो हो गई गलत बात, बराबर ही होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्ध में चलने वाली जो पवनें हैं उनको हम बोलते हैं पछुआ या पश्चिमी पवनें बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण ये अधिक जटिल होती है, ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय, शीत ऋतु में अधिक सक्रिय। सागर के ऊपर चलने के कारण ये हवाएं नमी से परिपूर्ण हो जाती हैं और अपने अक्षांशों में महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इसकी गति इतनी तेज होती है कि हवाएं तूफानी होती हैं। पछुआ पवनों के साथ प्रचंड छंचा चला करते हैं, तो प्रचंडता के कारण इन्हें दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पे हम क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा, 50 डिग्री पे प्रचंड चालीसा, 60 डिग्री पे चीखता साठा, नहीं सॉरी 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा एंड 60 डिग्री पे चीखता साठा बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष रेखा के सहारे जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती है, घूर्णन करती है। अतः इस घूर्णन के कारण क्या है, वायु की दिशा में विचलन होता है। इस प्रकार वायु की दिशा को विक्षेपित करने वाले बल को विक्षेप बल कहते हैं या फिर कॉरियोलिस बल कहते हैं। किसने करी थी खोज, जी कॉरियोलिस। तो वायु की दिशा में विक्षेप की प्रक्रिया के प्रथम जो है अध्ययन करता थे, कौन थे ये, ठीक है, जी कॉरियोलिस, ठीक है। तो कॉरियोलिस बल दोनों गोलार्धों में समान रूप से लगता है, इसमें जो है केवल दिशा परिवर्तन होता है। तो कैसे देखिए इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं था, ये पूरा वही चीज़ थी, इसलिए मैंने समझाने रीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरजती चालीसा, प्रचंड चालसा, सॉरी प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है? तो गाइस ये क्या है, देखिए ये क्या है, दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवने। नेक्स्ट लिखा है तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आंसर देख लें गाइस, 2, 3, 4 सही है। चलिए लिखा है ये उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में निर्बाध बहती है। चलिए तो ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं बहती है, खाली दक्षिण गोलार्ध में बहती है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, बिल्कुल सही है। इसकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ठीक है, यानी कुछ कैसे होती है गाइस, इस तरह से होती है, बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है मेघाच्छादन आकाश वर्षा खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा खासा तूफानी आता है। तो इसमें लिखा है आपकी तूफानी चालीसा पछुआ हवाएं होती हैं जो केवल 40 से 50 अक्षांशों पर दक्षिण गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसके साथ प्रचंड झंझावात भी चलते हैं। प्रचंडता के कारण इन्हें गरजती चालीसा 40 डिग्री अक्षांश पर लंबी चालीसा कहा जाता है। इसकी दिशा सामान्य तौर पर उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व यानी कि कुछ ऐसे से ऐसे इस तरह से चलती है,
ठीक है, होती है। तो 2 3 4 सही है। अब इसने कहा वेलिंगटन न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसी राजधानी है जहाँ पे ये हवाएं, मतलब जो राजधानी है जिसके मार्ग में ये मतलब इन हवाओं के मार्ग में ये पड़ता है। कौन? वेलिंगटन न्यूजीलैंड। अच्छा, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? तो कहाँ पे इसने बोला? अभी हिंद महासागर में। कहाँ बोला गाइस यहाँ पे इसने? अभी देखिए हिंद महासागर में। तो इसे रोरिंग, रोरिंग 40 शब्द, रोरिंग 40, देखो 40 मतलब 40 प्रयुक्त होता है इस किसके लिए? तो भैया देखें किसके लिए। तो सिंपल आंसर, सशक्त समुद्री हवाएं 40 से 60 दक्षिणावर्त के मध्य, दक्षिणांश के मध्य, मतलब दक्षिण में अक्षांशों के मध्य 40 से 60 के मध्य। तो देखिए इसकी कोई व्याख्या नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है? मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन जो चल रही है वो अपने लेफ्ट साइड में मुड़ती है, इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, इसकी वजह से। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी यानी कि राइट साइड में मुड़ जाती है। कारण कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल कैसे आता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसके कारण। चलिए, तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है, ठीक है। तो कौन सी पवन होती है गाइस? वो होती है आपकी व्यापारिक पवनें। भूमध्य सागर कहाँ है आपका? 30 से 40 डिग्री अक्षांश में मिल जाएगा। तो ये क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। ये पेटी गतिजन्य होती है। ग्रीष्मकाल में इन अक्षांशों में व्यापारिक हवाएं, शीतकाल में पछुआ हवाएं चलती हैं। अर्थात इस क्षेत्र की ओर हवाएं ना चलकर इस क्षेत्र से उत्तर पूर्व यानी कि पछुआ और उत्तर पश्चिम व्यापारिक दिशा की ओर चलती हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो मानसूनी जलवायु का। मानसून पवनें वे पवनें हैं जिसकी दिशा ऋतु के अनुसार बदलती, बिल्कुल उलट होती है, ठीक है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने में समुद्र से स्थल की ओर, शीत ऋतु के 6 महीने में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। डॉक्टर रामा शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली हवा है, मतलब मानसूनी पवनें हैं जिसकी दिशा मौसम में परिवर्तन के साथ क्या है? उत्क्रमण हो जाता है, मतलब बदल जाती है। तो गैस देखिए कहानी तो इतनी थी, मतलब ये चैप्टर यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पे मैंने व्याख्या ज़्यादा फोर्स नहीं डाला, मतलब समझाया नहीं, क्योंकि ये हम बिल्कुल अभी समझ के आ रहे थे। वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई ना, तो इसे बार बार समझाने का मतलब नहीं था। तो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए बाय।